हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग भी जानते होंगे कि हमारे एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि 9 से 12 सितंबर के बीच में है। तो इसी में किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब लगभग मान के चल रहे तो हमारे पास पूरे 1 महीना भी नहीं, लगभग 25 दिन ही बचे हैं। तो इन 25 दिनों में हमें क्या करना है, हमारा कैसा प्लान रहने वाला है, ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। और इसमें हम अल्टीमेट 80-20 वाले रूल को समझेंगे कि आखिर वो होता क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए, जिसको आप चाहते हैं कि वो थोड़ा टाइम कम है उसके पास, लेकिन फिर भी वो पढ़ के अपना जॉब ले ले, तो उसके साथ शेयर करना। सबसे पहले समझते हैं कि 80-20 रूल क्या है, ठीक है। 80-20 रूल ये है कि जो हमारा 80% ऑफ द पेपर बनता है एग्जाम में, वो सिर्फ 20% ऑफ द सिलेबस से ही बनता है। यानी कि हमारे सिलेबस में कुछ ही ऐसे हाई यील्ड टॉपिक होते हैं जहाँ से हमारा 80% पेपर निकल के आ जाता है। तो हमें लास्ट के टाइम में, एंड दिनों में, सिर्फ हमें उसी पर फोकस करना है। हमें कोई भी नया टॉपिक इन आखिरी के दिनों में नहीं उठाना है, ठीक है। सबसे मेन रिवीजन जो हमने पढ़ा है, जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जो हमारे मॉक्स हैं, जो हमारे नोट्स हैं पिछले वाले, सिर्फ हमने उन्हीं को रिवाइज करना है और मॉक्स देने हैं, उनका एनालिसिस करना है। उसी से हमारा ये एंड में जो भी प्रोडक्ट हमारा रिजल्ट निकलेगा ना, ये उसी से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश हमारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर भी करता है ये 100 नंबर। तो कम से कम हमें अपना टारगेट रख के चलना है कि इंग्लिश में हमें 85 प्लस लाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले वॉइस एंड नरेशन को देखना होगा। यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं। इसमें बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं, रूल्स जो भी इसके होते हैं कि कहाँ से कैसे क्या चेंज होता है, कौन सा टेंस चेंज होता है, कौन सा प्रीपोजिशन, कौन सा, मतलब A to Z जो इसके रूल्स होते हैं, बस आप डायरेक्ट रूल्स याद करके इनको चेंज कर सकते हैं। और ये आते ही आते हैं, ये फिक्स है कि हाँ ये आएंगे। तो आप अगर इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर लेंगे, तो यहाँ से आपके जो भी इसके 18-20 मार्क्स का जो भी आएगा, यहाँ से आपके ये मार्क्स पक्के हैं कि हाँ इतने इतने मिल जाएंगे। दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, ठीक है। यहाँ से 30 से 35 मार्क्स का आता है, ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे उसमें पैसेज और क्लोज टेस्ट दोनों आते हैं। तो हमें डेली 2 पैसेज और 2 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। हम उसको सॉल्व करेंगे, जब हम उसको डेली करेंगे, डेली करेंगे, डेली करेंगे, तभी हमारी हैबिट में आएगा। हमारी रीडिंग की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी, जो हमें पेपर में जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आप जब इसको करेंगे ना, ठीक है। और न्यूज़पेपर की जगह, आप कुछ लोग आप में से होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसकी जगह आप छोड़िए, आप सिर्फ पीवाईक्यूज उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। टाइमर के साथ वो होते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक से ले लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से ले लीजिए। और अभी टेक्स्ट बुक पर आज़ाद सेल करके सेल भी चल रही है, जिसमें आपको 349 का पास मिलेगा। और आप 1 ईयर का अगर पास लेंगे तो उसमें आपको 2 ईयर की वैलिडिटी भी मिलेगी। तो आप पास ले लीजिएगा, ठीक है। और मेरा कोड RD70UT यूज़ कर लेना एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट के लिए। और तो आप वहाँ से मॉक्स दीजिए, उस पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट सारे हैं, उसमें आपको कोई जो नए वर्ड्स लग रहे हैं उनको नोट कीजिए और एक डायरी में या किसी नोटबुक में नोट करते जाइए। उन वर्ड्स को नोट कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए, या फिर आपको कोई रूल ऐसा था जो आपको आता था लेकिन आपने गलत कर दिया, तो उसको हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ ये रूल मेरे को ध्यान रखना है। या फिर कोई भी XYZ ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है कि हाँ ये मेरे पेपर में काम आएगी और मैं इसको नोट कर लूँगा, तो ये मेरे काम में आएगी, तो आप उस चीज़ को रख कर चलिए। अब बात करते हैं ग्रामर और वोकैब में। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि वोकैब और ग्रामर पूरा रट लेंगे, तो एंड टाइम में ग्रामर के लिए सिर्फ आपको 60 रूल्स या तो फिर 120 रूल्स की कोई अगर PDF हो, वो नहीं तो रानी मैम के 60 रूल्स की PDF है। आप उसको, आप चाहो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से भी देख लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूँगी 60 रूल्स की, ठीक है। और रानी मैम के UC लैब ऐप पर भी पड़ी हुई है, और रानी मैम के चैनल पे भी आपको ये PDF मिल जाएगी 60 रूल्स 2.0 करके। तो ये लेटेस्ट वाले हैं, तो आप यहीं से सारे रूल्स आपके कवर हो जाएंगे, यहाँ से आप कवर कर लेना। और वोकैब के लिए अगर आपने रानी मैम से पढ़ा हुआ है तो समुद्र मंथन के नोट्स होंगे, वही आप रिवाइज कीजिए। बाकी कुछ लोग ब्लैक बुक भी प्रीफर करते हैं, अगर आपने ब्लैक बुक से किया है तो आप ब्लैक बुक को रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूअसली। OWS नए जोड़ दिए गए हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पहले नहीं थे लेकिन अब हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले दिए हैं ब्लैक बुक में, वो पढ़ लीजिए। और इडियम एंड ये सब तो रानी मैम कराती ही हैं, तो आपको उससे हो जाएगा। ब्लैक बुक से क्या है, तो आप ब्लैक बुक से रिवीजन करना, मतलब एट द एंड कंक्लूजन ये है कि अभी आपको सिर्फ पुराना वाला रिवाइज करना है, कुछ भी नया नहीं उठाना है। अगर आप अभी नया उठाएंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, और जो आपके सोर्सेज थे ना, आपको उसी पर रहना है टाइम में, और मॉक्स को बढ़ा देना है। और अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है, जितना हो सके उतना। हम सिर्फ स्पेलिंग की चलो इतने में हो रहा है, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज़्यादा भी दिक्कत आएगी। 30 मिनट का टाइमिंग कर दिया है,
तो बहुत से बच्चों जैसे मैं खुद भी नहीं कर पाती हूँ 30 मिनट में, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आएगी। लेकिन इंग्लिश में आपका टाइमिंग सही है, लेकिन फिर भी आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, ठीक है? तो आपको अच्छे से उनमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा सब कुछ, और वैसे ही आप कर पाएँगे, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं रीजनिंग में, जिसमें हमारा टारगेट हम रखते हैं 45 प्लस आ जाए। आई नो कि अब नहीं हो पाएगा 30 मिनट का जो टाइमिंग है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे करेंगे, तो आपको भी उनके साथ ही चलना है। अगर आप उनसे नीचे रह गए तो सीट भी आपसे छूट जाएगी, ठीक है? तो अपनी कोशिश कीजिए कि 45 प्लस मार्क्स के लिए आप करना है, ठीक है? डेली 50 नंबर का सेक्शनल मॉक दीजिए, जिसमें 30 मिनट का ही आपको टाइमर मिलेगा, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब आप देते रहेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होती रहेगी। तो हमें लास्ट टाइम में रीजनिंग में जो करना है वो सबसे ज़्यादा हाई यील्ड टॉपिक, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे नंबर कहाँ से बनेंगे, या फिर कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो नंबर और अल्फ़ाबेट सीरीज, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग हो गई। यहाँ पे पैटर्न को समझो, जब आप डेली मॉक दोगे ना, तो इसको आप पैटर्न से खुद भी रूबरू हो जाओगे। आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे क्यूब लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, या जो भी उसका एक्स वाई जेड जो भी पैटर्न है, आप अपने आप समझने लगोगे। तो डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अगर स्लॉज हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नॉन वर्बल हो गई रीजनिंग, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी एक से 1.5 मिनट, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो ही वो बनेंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को 100% बना लूँगा। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सभी बना लेते हैं, सब जानते हैं कि हाँ, अगर मैं आप अपना टाइम दे रहा हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट आएगा, और उतनी ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी भी होगी, जो कि पेपर में जाके हेल्प करेगी। और क्वेश्चंस को स्किप करने की आदत डालो। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, उनको हटाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं, तो हम शुरू में जब हम टाइम देते हैं तो वो ईजी क्वेश्चंस हम देख ही नहीं पाते, इसकी वजह से हमारे मार्क्स भी गिर जाते हैं। तो पहले वो टाइम मैनेजमेंट सीखो, ठीक है? स्किप करना सीखो क्वेश्चंस को। जब आप स्किप करना सीख जाओगे तो आप इजी क्वेश्चंस तक पहुंच जाओगे। हो सकता है कि बहुत से बच्चे आगे क्वेश्चन कर रहे हों और आपने पीछे इजी जाके वो क्वेश्चन करके अपने मार्क्स उसमें गेन कर लिए। तो ऐसे करके रीजनिंग में आपको करना है, और डेली मॉक टेस्ट दीजिए, और सेक्शनल मॉक और फुल मॉक, हर तरीके के मॉक दीजिए, उनको एनालिसिस कीजिए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे ही सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीके की। तो जीके में हम अपना टारगेट रख के चलेंगे 25 से 30 नंबर। तो हमें वैसे इतने नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको एट एनी कॉस्ट 25 प्लस मार्क्स तो लेकर ही आने हैं, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। इसमें सबसे ज़्यादा जो अभी इंपॉर्टेंट चले वो है स्टैटिक जीके और पॉलिटी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी बात की बात है, सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके और पॉलिटी पे जाना है। तो स्टैटिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी वो तो डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये आपको करने ही करने, इनके एक्सपोनेंट वगैरह, इनकी ट्रिक्स, सब कुछ। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, या ये वाला एक्सपोनेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करता है, ये सब बुक्स एंड ऑथर्स की ये वाली बुक किसने लिखी है। टेम्पल्स हो गए हमारे, दो तरह के होते हैं, डिविजनल स्टाइल में और नगर स्टाइल में, ठीक है? कौन सा टेम्पल किसने बनवाया था, कौन सा टेम्पल किस सिटी में है, घराना कौन किस घराना से बिलोंग करता है, सेंसस, ये सब टॉपिक आप कर लेना, कवर कर लेना, रिवाइज कर लेना। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब देख लेना। और अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं हमारे वो, और शेड्यूल्स और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबसे पहले देख लेना। अब और साइंस और बायो में वैसे ज़्यादा नहीं है, बायो में फिजिक्स, साइंस में सिर्फ बायो और फिजिक्स देखनी है आपको। केमिस्ट्री अभी स्किप कर देना, क्योंकि उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, आएंगे भी। तो आप सिर्फ एक काम करना, अब वो देख लेना पीरियोडिक टेबल, ठीक है? केमिस्ट्री में अभी के लिए आप पीरियोडिक टेबल देख लेना, उससे ही आपका काम हो जाएगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन बनेंगे भी तो वहीं से, और उसका सीरियल याद कर लेना कि पहले कौन सा एलिमेंट होता है, बाद में कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक है? और इसमें विटामिन हो गए, डिसीजेस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, और फिजिक्स में एसआई यूनिट्स हो गई, वर्क और एनर्जी, डायरेक्ट फार्मूला पूछ जाते हैं, जो भी इसमें फार्मूलाज होते हैं फिजिक्स में, ठीक है? फार्मूलाज देख लेना फिजिक्स के फार्मूलाज वगैरह देख लोगे तो यहाँ से, मतलब साइंस में अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है? अब इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के लिए आपको, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना है, सबसे पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, गांधीयन एरा हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला सेशन हो गया, सारे उसके जितने भी हुए थे वो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, ये सब मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से सबसे पहले करनी है। और एंशिएंट में देखना है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, जैन, तो आपको इसमें एनसीईआरटी में जैनिज्म और बुद्धिज्म हो गया ये सब, और मेडिवल में दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये देख लेना। बाकी ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अब बची हमारी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है, एक तो देखो रिवर सिस्टम देख लेना पूरा, जो भी है हमारा पेनिनसुलर वाला और हिमालयन वाला, वो रिवर सिस्टम देख लेना। और क्या देखना है आपको इसमें, अर्थ की क्रस्ट वगैरह, मतलब अर्थ की जो बेसिक जानकारी है वो देख लेना। सोलर सिस्टम देख लेना, कौन सा प्लेनेट बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ज्योग्राफी में आपको क्या देखना है,
हाँ, सॉइल वगैरह देख लेना, सॉइल देख लेना, एग्रीकल्चर देख लेना और फॉरेस्ट वगैरह देख लेना। और अगर आपको टाइम मिले तो क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर वगैरह भी देख लेना, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है, तो ये सब आप ज्योग्राफी में देख लेना। और करंट अफेयर्स की मैं सिर्फ इतनी ही कहूँगी कि ये सभी को नहीं देखनी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं, आप मंथली कवर कर रहे हो उसको, या जैसे भी आपने क्या है डेली या मंथली करके, मतलब आप पहले से पढ़ रखे हो, तो सिर्फ आपको उसे रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आप अब शुरू कर रहे हो करंट अफेयर पिछले 6 महीने के मैं पढ़ लूँगा, कुछ नहीं पता उसका वेटेज कितना रहेगा, और अगर वो आ भी रहे हैं तो आपको आ जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जरूरी नहीं है आप इनको करिए, और अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो आप इनको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। ये थी जीके की बात। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक वो बता देती हूँ कि डेली कैसे क्या मैनेज करना है। देखो, इसमें भी ना 2 तरह के लोग होंगे, एक होंगे वर्किंग मेरी तरह, और एक होंगे नॉन वर्किंग जो बिल्कुल घर पे रहते हैं। तो ये नॉन वर्किंग के लिए सबसे ज़्यादा आपको टाइम अपने इंग्लिश को देना है। यहाँ पे 4 घंटे लगे हैं, जरूरी नहीं है आप 4 घंटे ही दो, आप अपने हिसाब से जितना आपका टाइम मिल रहा है, जितना आप दे सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे रखिए। उसके बाद जीके को दीजिए अपना 1.5-2 घंटे जो भी देने हैं आपको। सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट और एनालिसिस पे देना है। देखो 2 घंटे का तो मॉक होता ही होता है, तो 2 आवर तो ये चलेगा। फिर इसका एनालिसिस करोगे आप, कम से कम 30 या 45 मिनट तो लग ही जाती हैं उसको करने में। तो आप यहाँ पे अपना टाइम उस हिसाब से बढ़ा, यहाँ से कम करके यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ से कम करके यहाँ। रीजनिंग की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है डेली। अगर आप एक फुल मॉक भी दे रहे हैं तो उस दिन भी अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, किसी आपको टॉपिक में ज़्यादा अटक रहे हो, तो उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ लो, 50 क्वेश्चन पकड़ लो कि आज मुझे इस टॉपिक के 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली सभी टॉपिक के करने हैं, कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लो कि हाँ मुझे इस टॉपिक के करने हैं। तो ऐसे करके अपना टाइम टेबल मैनेज कर लो, क्योंकि लास्ट के दिन है, इसमें सिर्फ आपको वही देखना है जो एकदम कोर है, जहाँ से आना ही आना है पेपर में, जहाँ से आपके स्कोर आएंगे ही आएंगे, बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। सिर्फ वही देखिए, फालतू में इधर उधर मत जाइए, कोई भी नया रिसोर्स मत पकड़िए। सिर्फ जो है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहिए, उसी से मार्क्स मिलेंगे, ओके। और अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं 25 दिनों में एकदम प्रो बन जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है वो सिर्फ जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनकी मतलब फुल प्रिपरेशन है, ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है, वो उसको रिवाइज करके तो यहाँ तक एंड दिनों में जो करना चाहिए वो मैंने उनको बताया। ये बिगनर्स के लिए नहीं है। तो आप शांति से बस एक बार पेपर, हाँ आप पेपर देने जा सकते हैं, पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट समझ सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आपका पेपर निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 2027 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है सीरियस होके। और 2026 का एग्जाम होते ही मैं 2027 वालों बच्चों के लिए डेली टारगेट सीरीज भी बना दूंगी। तो तब तक आप लोग को वेट करना है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत करते रहिए। डेली टारगेट सीरीज बन जाएगी, उसके हिसाब से उसके बाद आप मेरे हिसाब से कर लीजिएगा, ओके। तो यही थी 25 डेज की वेस्ट मॉक लाइन, ठीक है। 1 से 15 दिन में आपको अल्टरनेट डे पे फुल लेंथ मॉक देना है, और बाकी टाइम रिवीजन करना है। 16 से 25 वाले दिन में आपको फुल लेंथ मॉक देना है, ठीक है, डेली फुल लेंथ मॉक देना है। और एग्जाम हॉल वाले माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि अरे मॉक दे रहे हैं हो जाएगा, एग्जाम हॉल जैसा ही आपको अपना माइंडसेट रखना है और डेली एनालिसिस करना है। जब आप ये तीनों चीज़ें ही करेंगे तो उसी से आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो ज़रूर बनाऊंगी टाइम मिलेगा तो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।